हेलो दोस्तों, आज है 18 नवंबर। तो पेटीएम के आईपीओ की और सैफायर फूड्स की आईपीओ की लिस्टिंग्स हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लिस्टिंग से पहले मेरा वीडियो आ जाएगा, तो आपके सामने वीडियो हाजिर है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा पेटीएम के आईपीओ के बारे में, उसके बाद मैं बताऊंगा सैफायर फूड्स के आईपीओ के बारे में। तो नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो सीधा आप सैफायर फूड्स के आईपीओ पर जा सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी आईपीओ की सेलिंग और बाइंग हम 10 बजे फिक्स कर सकते हैं। 10 बजे से पहले हम कोई बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम के आईपीओ के बारे में। तो लिस्टिंग गेंस की बात करें तो इस पर लिस्टिंग गेंस के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है -20 से लेकर -50 रुपए के बीच में, मतलब ये डिस्काउंट के साथ खुलता हुआ बता रहा है। मतलब 2150 रुपए में हमें ये इश्यू हुआ था, तो अब डिस्काउंट के साथ भी खुल सकता है ये आईपीओ। और बाकी दोस्तों, इसका जो इन्वेस्टर पैटर्न देखें तो इसके अंदर क्यूआईबीज ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, मतलब 75% जो हिस्सा है क्यूआईबीज ने इन्वेस्ट किया है। और बाकी एचएनआईज जो है, मतलब एनआईआईज जो है, वो अंडर सब्सक्राइब रहा था। फिर जो रिटेल पोर्शन है, बाकी सारा जो पोर्शन है रिटेलर्स के पास, तो हमें जो पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, जिससे क्या है कि भाव गिरता है, तो पैनिक सेलिंग थोड़ी बहुत हमें रिटेलर्स के अंदर देखने को मिलेगी। और बाकी जो क्यूआईबीज है, मतलब जो 75% का हिस्सा कवर करके बैठे हैं, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा तो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब एफआईआई सबसे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है उनके द्वारा पैनिक सेलिंग नहीं होगी, और वो इसके अंदर थोड़ा मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठेंगे। तो मुझे लगता है एक बार खुलने पर ये डिस्काउंट के साथ लिस्ट तो हो सकता है, मतलब ये नीचे जा सकता है, जब भी इसकी प्राइस ओपन हो वहां से ये नीचे जा सकता है। और दोस्तों, मुझे लगता है उसके बाद ये संभल जाएगा, मतलब रिटेलर से हमें थोड़ी बहुत पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। बाकी जो क्यूआईबीज हैं, मुझे लगता है वो संभल कर रहेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर बने रहेंगे, जिससे क्या है कि ये पेटीएम का शेयर ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो आज के दिन हमें ये देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बताया भी था पहले भी, और लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी पर भी वीडियो बनाया था। और दोस्तों, जो इसके रेवेन्यू की ग्रोथ में, मतलब पिछले 2 साल से इसका रेवेन्यू देखें तो वो घटा है, और ये अभी कंपनी लॉस के अंदर है। और इन्होंने अपने डीआरएचपी की फाइल में भी लिखा है कि ये कंपनी कब प्रॉफिट में आएगी हमें भी नहीं पता, मतलब ये उनकी तरफ से ऐसा जवाब है। तो ये भी हमें सोचने वाली बात है, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। और दोस्तों, इसका जो लॉस है, मतलब जो साल दर साल ये लॉस जनरेट करी है, उस लॉस के अंदर गिरावट आई है, पर अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है और फ्यूचर में भी रह सकती है। और इसके अलावा जो जिस सेक्टर के अंदर ये काम करती है, पहला डिजिटल पेमेंट के अंदर, दूसरा है जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है पेटीएम मॉल, और तीसरा है जो ब्रोकरेज फर्म वगैरह चलाती है पेटीएम मनी। तो इन तीनों के अंदर ये लीडर नहीं है, मतलब जो एक लीडर का दबदबा होता है कि मतलब किसी भी जगह ये आगे होती है, तो ये कहीं भी आगे नहीं है, मतलब लीडर नहीं है। जैसे नायका की बात करें तो नायका जो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर लीडर थी, वो अकेली कंपनी उसके जैसी थी, मतलब फ्लिपकार्ट अमेजोन भी उसको टक्कर नहीं दे पा रहे, मतलब ब्यूटी और पर्सनल केयर के अंदर। पर दोस्तों, ये पेटीएम जो है उसको डिजिटल पेमेंट के अंदर जो यूपीआई पेमेंट्स होता है उसके अंदर फोन पे और गूगल पे काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहे हैं। यूपीआई पेमेंट्स के अंदर सबसे नंबर पर है फोन पे, सेकंड नंबर पर है गूगल पे, और थर्ड नंबर पर पेटीएम आता है। तो ये भी हमें सोचने वाली बात है। और दोस्तों, इसके अलावा इसके फाइनेंशियल कंडीशंस भी अभी अच्छे नहीं है। दोस्तों, जो पेटीएम मॉल चलाता है ई कॉमर्स, उसके अंदर भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन आगे हैं इससे, और जो पेटीएम मनी चलाता है उसके अंदर जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, वो इससे आगे है। तो इन तीनों सेक्टर्स के अंदर ये अपनी जो जहां पे भी ये अपना बिजनेस करती है वहां ये लीडर नहीं है। हालांकि इसका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, पर बिजनेस के अंदर अभी ये थोड़ी बहुत पीछे है, और इसके रेवेन्यू के अंदर भी अभी हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा ये अभी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी रिस्की साबित हो सकती है। जो भी रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के में इसके साथ जा सकते हैं। और बाकी दोस्तों, अगर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो मुझे लगता है जिस हिसाब से अभी लिस्टिंग होती है, अगर जो इश्यू प्राइस है उसके आसपास अगर हमें लिस्टिंग देखने को मिलती है, मतलब कम में भी 10-20 रुपए कम में भी, तो हमारा थोड़ा बहुत अगर 300-400 का लॉस भी होता है तो वो लेकर हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी आगे फैसला लें। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म में मुझे ये कंपनी थोड़ी रिस्की नजर आ रही है। अगर लॉन्ग टर्म में आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है अगले इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह कैसे आते हैं, उसके बाद ये और परफॉर्मेंस कैसा करती है, जो अपने सेक्टर है, डिजिटल पेमेंट है, ई कॉमर्स है, उसके अलावा ब्रोकरेज फर्म जो चलाती है, उसके बिजनेस में कैसी ग्रोथ लाती है, उसके बाद इस कंपनी के साथ हम सेफली जा सकते हैं। पर अभी जो जाना चाहते हैं तो वो रिस्की इन्वेस्टर्स इसके साथ जा सकते हैं। फिर दोस्तों, बात करते हैं सैफायर फूड्स के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, सैफायर फूड्स के लिस्टिंग गेंस की बात करें तो पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम गिर गया था। अभी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग 123 से लेकर 150 रुपए के बीच में चल रहे हैं। तो हम मान लेते हैं 123 रुपए चल रहा है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो दोस्तों, ये 12 शेयर का लॉट है। तो दोस्तों, 123 × 12 करते हैं तो लगभग 1476 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। तो दोस्तों, लगभग ये मतलब एक लॉट पर अगर इतना देखेंगे 1476 जैसा लिस्टिंग गेन, तो काफ़ी कम नज़र आ रहा है।
और बाकी देखा जाए पिछले टाइम से कंपेयर करें, मतलब इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में काफ़ी गिरावट देखी गई थी। अभी थोड़ी बहुत इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में हमें बढ़त देखने को मिली है। उसका कारण यह है कि दिव्यानी इंटरनेशनल जो कंपनी है, इसकी जैसी जो सेम टाइप की कंपनी है, वो अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसके बिजनेस से इसको भी कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि दोनों ही सेम बिजनेस के अंदर है, इस कारण इसका भी जो आगे परफॉर्मेंस होने वाला है वही दिव्यानी इंटरनेशनल जैसा ही होगा। इस कारण लोग वापस इसमें इंटरेस्ट भी जता रहे हैं। और बाकी दोस्तों, ये फाइनेंशियली अभी कमजोर कंपनी है, मतलब अभी लॉस मेकिंग कंपनी है फाइनेंशियली, और इतनी भी कमजोर नहीं है। 2020 तक इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, और जो 2021 के अंदर इसका रेवेन्यू कटा है उसका कारण कोविड हो सकता है। तो अभी 2022 के हमें रेवेन्यूज वगैरह देखने चाहिए, जिसके बाद हमें इस कंपनी के अंदर अगर आगे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो हमें वो सारी चीज़ें देखकर इसके अंदर आगे जाना चाहिए। दोस्तों, जिसका लॉन्ग टर्म में विजन है तो वो उसको देवयानी के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। मतलब देवयानी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से इसकी ही ग्रोथ होने वाली है। और दोस्तों, जो QSR रेस्टोरेंट, मतलब जिस सेक्टर के अंदर ये काम करती है QSR रेस्टोरेंट, तो उसकी डिमांड फ्यूचर के अंदर अच्छी है, उसकी ग्रोथ भी फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी होने वाली है। बाकी दोस्तों, अगर आप इसमें लिस्टिंग गेंस चाहते हैं तो इसमें नॉर्मल लिस्टिंग गेंस हमें देखने को मिल सकता है, ज़्यादा लिस्टिंग गेंस की हम उम्मीद नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, दूसरा एक और नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो ये पूरा IPO ऑफर फॉर सेल के अंदर है, और देवयानी इंटरनेशनल जो आया था उसके अंदर कुछ फ्रेश इश्यू शेयर भी थे, तो वो उसके लिए थोड़ी पॉजिटिव बात है। और उसके अलावा अभी अगस्त 2021 के अंदर इसने जो अपने शेयर है, मतलब जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जहां से फंडिंग लेनी होती है, तो वहां उन इन्वेस्टर्स को इसने 506 रुपए में शेयर बेचे थे, और अभी अपना जो शेयर ला रही है दुगने से भी ज्यादा, मतलब 1180 रुपए में हमको बेच रही है। तो वो जो सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी फंडिंग की थी वो अपनी जो हिस्सेदारी निकाल रहे हैं। तो मतलब 506 रुपए में उन्होंने इन्वेस्ट किया था और अभी 1180 रुपए में, मतलब दुगने से भी ज़्यादा पैसे निकल रहे हैं। मतलब विद इन 3 से 4 महीनों के अंदर वो निकल रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, इस पर भी आप गौर कीजिएगा। और दोस्तों, इसमें सेक्टर वाइज ग्रोथ देखें तो सेक्टर वाइज अच्छी ही ग्रोथ होने वाली है। बाकी इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अभी ये फाइनेंशियली लॉस के अंदर है, तो हमें अगले रिजल्ट्स भी देखने चाहिए ताकि हम सेफली इसमें लॉन्ग टर्म के साथ जा सकें। बाकी दोस्तों, देवयानी और सैफायर से कंपेयर करें तो मैं देवयानी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहूंगा, अगर दोनों का कंपेयर करें तो। और दोस्तों, QSR के अंदर अगर कंपेयर करें तो मैं QSR के अंदर जुबिलिएंट फूड के साथ जाना चाहूंगा। तो वो एक ऐसा शेयर है जिसके साथ मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहूंगा, बजाय देवयानी के और सैफायर फूड्स के। तो दोस्तों, आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं? मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी, आपका माइंड काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।